हेलो फ्रेंड्स, हमारे हैं आज अपने आप नेक्स्ट वीडियो के लिए बिजनेस स्टडीज की 12th के लिए। देखिए, पहले मैंने जिस तरह से आपको डिस्कस कराया था कि हमारे पास बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट यानी प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो जो प्रिंसिपल तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने जो मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी हमारे यहाँ वो है मैनेजमेंट। क्योंकि पूरी बुक में हम एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो है मैनेजमेंट, तो उसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक मैनेजर के अंदर जो क्वालिटी हमें डेवलप करनी है वो है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन क्वालिटी। कोऑर्डिनेशन क्वालिटी है जो डेवलप करेंगे एक मैनेजर के अंदर, जिससे कि वो जो एफर्ट्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी एफर्ट्स को हम इंटीग्रेट कर सकें। क्योंकि हम ये बात पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक टीम में काम कर रहे हैं, हमें काम करना नहीं है, हमें लोगों से काम को कराना है। लोगों से काम कराने की जो आर्ट है वो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट में हमें जब लोगों से काम कराना है तो उनकी जो एफर्ट्स हैं उन्हें इंटीग्रेट करना है। अब हमारे यहाँ टॉपिक जो है ये कोऑर्डिनेशन, मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूँगा एक नए स्टाइल से, कि मैं इसको पहले डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले आपको समझाऊँ कि कोऑर्डिनेशन टर्म किस तरीके से यूज हो रहा है। कई बार कंफ्यूजिंग है पॉइंट इसमें, और वो है कॉपरेशन। कॉपरेट कर रहे हैं, बड़े वर्ड यूज करते हैं हम वर्ड्स को। मुझे लगता है बचपन से हमारे पास कुछ वर्ड होता है कि आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, या किसी कंप्लेंट करने से वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, या कोई काम नहीं कर पा, तो वो कॉपरेशन जो वर्ड है वो है हेल्प करना। कॉपरेशन है हेल्प करना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब है ग्रुप की जो एफर्ट्स हैं उन्हें इंटीग्रेट करना। यानी कि यहाँ पर जो वर्क है उसको एक ऑर्डर में काम को हम करा सके। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू में समझाता हूँ, बहुत आसानी से हमारे समझ में आएगा। कोई स्पोर्ट टीम ले लेते हैं हम, जैसे स्पोर्ट टीम ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए, अब क्रिकेट ले लीजिए, सबसे पॉपुलर है हमारे इंडिया में क्रिकेट। अब मुझे बताइए कि क्रिकेट में वर्किंग क्या है। क्रिकेट में हम 11 प्लेयर हैं, और 11 प्लेयर अगर हम फील्डिंग कर रहे हैं तो हम किस तरीके से मैच को जीत सकते हैं। देखिए, हमारे पास 11 के 11 प्लेयर बड़े ही एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट प्लेयर हैं। इंडियन टीम में कोई कमी नहीं है क्रिकेटर्स की, बहुत टॉप प्लेयर हैं, फिर भी हम मैच हार रहे हैं। तो मैच हारने के पीछे के जो पॉइंट्स हैं वो हमें समझने हैं। यानी कोई भी टीम मैनेजर, टीम का कैप्टन, यानी कि अगर हम कोई मैच हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैप्टन की प्रॉब्लम है, क्यों हम कैप्टन को सारा श्रेय दे रहे हैं कि हम मैच जीत गए। तो कैप्टन ने वो जो हमारी एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया है, यानी कि एक ट्रस्ट पैदा किया है अपनी पूरी टीम में। पूरी टीम उस कैप्टन पर यदि ट्रस्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग चल रही है, हर कोई अपना 100% देगा टीम को। समस्या आती है कि वो जो टीम है उसमें कुछ कंफ्लिक्ट तो नहीं है। अगर टीम में कंफ्लिक्ट्स होंगे तो उनमें टेंशन क्रिएट होगी और वो अपना 100% नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो चीज है वो कोऑर्डिनेशन, कि सभी को अपना अपना काम करना है। किसी को ऐसा नहीं है कि जो बॉलर है वो बैट्समैन का काम करेगा, जो बैट्समैन है वो बॉलर का काम करेगा, नहीं, हर व्यक्ति का अपना एक फील्ड है। ठीक है, पीछे धोनी है तो धोनी को विकेट कीपिंग करनी है, तो विकेट कीपिंग का काम यदि वो अपना 100% नहीं देगा तो हम टीम हार जाएंगे। अब बात चल रही है कि बॉलर को बॉल फेंकनी है, बॉल को फेंकना है, और उस बॉल के जो थ्रो उसने की है उसको पूरे के पूरे 11 प्लेयर को इंटीग्रेट करना है। कि वो जो बॉल फेंक रहा है उसका आइडिया पूरी टीम को है कि भाई, कम से कम खासकर जो विकेट कीपर है उसको पता होगा कि जो बॉल हम फेंक रहे हैं वो कैसी बॉल फेंक रहे हैं, कि वो बॉल लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी, लेग पर जाएगी, ऑफ पर जाएगी, उछाल लेगी या सीधी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो बॉल बैट्समैन को चकमा देगी तो जो हमारा विकेट कीपर है उसके हैंड ग्लव्स में होनी चाहिए। यदि वो उसके हैंड ग्लव्स में नहीं होगी तो पता चला कि हमने बैट्समैन को तो चकमा दे दिया लेकिन रन 4 हैं,
तो क्या करा हमने, तो इंटीग्रेट किया हमने कि बॉलर और जो हमारा विकेट कीपर है, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, कॉपरेशन नहीं, हेल्प नहीं करनी है, हेल्प नहीं करनी है, उसने बॉल ही फेंकनी है, उसने बॉल को गैदर्ड करना है, लेकिन दोनों के बीच में चाहिए कोऑर्डिनेशन, जिससे कि जो बॉल फेंकी जा रही है उसको पकड़ा जा सके यदि उसको बैट्समैन हिट नहीं करता है। अब जो वो हिट कर देता है तो जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका रोल है कि भाई स्लिप पे खड़े हैं, कैच आ रही है तो उस कैच को उससे पकड़ना है, वो विकेट कीपर थोड़ी पकड़ सकता है, वो बाउंड्री पर जाकर बॉल पहुंच रही है उसको कैच करना है या उसको गैदर करना है, उसको पहुंचाना है, तो इन सब में हमें इंटीग्रेट करना है, तो वो वहां चाहिए कोऑर्डिनेशन, यानी कि टीम में कॉपरेशन नहीं कोऑर्डिनेशन चाहिए। कॉपरेशन इन्वॉल्व है तो अच्छी बात है, कोऑर्डिनेशन लेकिन जरूर चाहिए। कोऑर्डिनेशन हमारा फॉर्मल है, कॉपरेशन इनफॉर्मल है। कॉपरेशन बेस्ड है हम लोगों पर कि हम उसकी हेल्प करेंगे तो हमारी हेल्प करेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन ये है कि जिसके पास जो वर्क असाइन है, हर व्यक्ति को एक वर्क दिया गया है और हर व्यक्ति को उस वर्क को कंप्लीट करना है। अब ये नहीं है कि मुझे बॉल पकड़नी है, अरे बॉल तो तुम्हें हमेशा पकड़नी है और वो उसको इस तरीके से पकड़ना है कि कभी भी कोई रन एक्स्ट्रा ना चला जाए। कभी हम ये कहते हैं हम तो खड़े थे, ये बॉल तो दूसरे प्लेयर के पास से जा रही थी, नहीं, अपने एफर्ट्स को पूरा लगाना है। यही तो समझाना है कि जो कोऑर्डिनेशन है उसमें पूरी टीम एक साथ काम कर रही है। अगर जीतोगे तो तुम्हें सबको उसका बेनिफिट मिलेगा, हारोगे तो सबकी बेइज्जती होगी। तो यहाँ पर पूरा जो कंसेप्ट है वो टीम के साथ है, यानी कि पूरी की पूरी टीम को एक साथ कोऑर्डिनेट करना, हेल्प करना। जो कॉपरेशन है वो क्या है, भाई तेरी जगह मैं बॉल फेंक देता हूँ, ठीक है, तेरी जगह मैंने बॉल फेंक दी है, तेरी जगह मैंने बॉल को पकड़ लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? हर प्लेयर को अपना अपना काम करना है, वो दूसरे की हेल्प नहीं कर सकता। बॉलर बॉल फेंकेगा, बैट्समैन बैटिंग करेगा, विकेट कीपर बॉल को गैदर करेगा, जो बाउंड्री पर है, जो लेग पर है, जो ऑफ पर है, जो पॉइंट पर है, उन सबको अपना अपना काम करना है। तो यहाँ पर हमने जो ग्रुप है उसके जो एफर्ट्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया है और उसको एक सिस्टम में बांध दिया है, यानी कि सबको अपना अपना काम उसी ऑर्डर में करना है। यदि एक ने भी अपने काम को करने में मिस्टेक की तो उससे नेक्स्ट वाला अपने काम को टाइम से नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक वर्क है भाई, 10 लोगों के बीच में तो सबको अपना अपना काम करना है। एक सीक्वेंस, एक मशीन चल रही है, उस मशीन में पहले यहाँ फिर यहाँ एक ऑर्डर है। अब उस ऑर्डर में यदि एक भी जगह पर वो डिस्टर्ब हुआ तो लास्ट तक उसके जो वर्क है उसमें प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो यहाँ पर मैं आपको कोऑर्डिनेशन को लगातार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें हमने एक डेफिनेशन में थोड़े कुछ वर्ड्स लिख के नहीं बात की है मैंने बताया पर्सनलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। जो एफर्ट्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करना है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफ द टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। तो जो वर्क है वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं कि कोई पहले कर देगा कोई बाद में कर देगा, नहीं, उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब हमारे पास जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस पर आ जाते हैं, बिजनेस में जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट यानी सेल्स कह लीजिएगा, फिलहाल सेल्स और जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यदि आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होंगे तो बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस होगा। यदि अपने अपने लिए लड़ने लगे तो बिजनेस कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट से ऑर्डर लेकर हम जिस चीज का आए वही चीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाए, और जब हमने ऑर्डर लिया उसी के अकॉर्डिंग वो गुड्स की सप्लाई होनी चाहिए। अब हमने जिस गुड्स का ऑर्डर लिया उसी गुड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं बना रहा है, वो दूसरे माल को बना रहा है। तो हमें यहाँ पर अपने आप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि भाई हम उसी गुड्स का ऑर्डर लाएं जो माल हम बना रहे हैं, या हम वो माल बनाएं जिसका हम ऑर्डर लेकर आए। तो उसमें क्या होगा, हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, हमें बताना होगा कि हम इस समय कौन से गुड्स को बना रहे हैं, कौन सा गुड्स हमारे लिए बनाना आसान हो रहा है, किसके बाद कौन सा गुड्स हमें बनाना चाहिए, किस गुड्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, हमें पहले इस गुड्स को बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर हमें मिल रहे हैं। आपने ऑर्डर लिया, माल सप्लाई नहीं किया, तो आप लगाइए क्या जो मार्केटिंग वाला बंदा है दोबारा जा पाएगा उस जगह पर, वो भगा देगा उसको। इतना आसान नहीं है आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कि आपने एक बार ऑर्डर लिया, ऑर्डर नहीं दिया, वो वापस आपको दोबारा घुसने नहीं देगा। इतना कंपटीशन है कि दूसरे लोगों ने आपके प्लेस को तुरंत घेर लेना है। आप देख सकते हैं नोकिया था,
नोकिया कैसे खत्म हो गया, 1 मिनट में खत्म हो गया, कुछ भी समय नहीं लगाया, सिर्फ गायब हो गए, जैसे गधे के सर से सींग। कहावत सुनी है ना हमने कि गधे के सर से सींग गायब हो गए, तो वही कहावत वहां चरितार्थ होगी नोकिया पर कि जैसे ही उसने टेक्नोलॉजी से पीछे हटा, उसने वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाया, यानी मार्केट को नहीं समझ पाया और मार्केट से बाहर हो गया। तो ऐसे कंपटीशन है भाई यहाँ तो आज कि यदि आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे कि भाई जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ये आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं है, इसके साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट भी कोऑर्डिनेट होगा। भाई पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम आए हमारे पास, अब हमने प्रोडक्शन बढ़ाना है लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसकी व्यवस्था ही नहीं की है, उसकी प्लानिंग ही नहीं की है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं जो हमारे डिपार्टमेंट है ये आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ द टाइम से सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, तो वहां तक हमें पहुंचना है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड, एक फोर्स है जो बाइंड कर रही है, किसको बाइंड कर रही है, जो हमारे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, क्या कर रही है, उन फंक्शंस को क्या कर रही है, जोड़ रही है। मैंने अलग अलग बताया सारे फंक्शंस को जोड़ रही है। जैसे हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन है हमारा, तो इस कोऑर्डिनेशन से ही बंधे हुए हैं हमारे पांचों फंक्शन, यानी कि हम कहें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कल मैंने आपको बताया था कंट्रोलिंग के बाद इन सब चीजों के बारे में, पांचों एफर्ट्स जो प्लानिंग है तो वो ऑर्गेनाइजिंग से, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग से फिर प्लानिंग। ये मैं समझाऊंगा कैसे डायरेक्टिंग से प्लानिंग होगी क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट है। तो अब इन सबको क्या है, कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेशन का काम है। यानी कि क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड, जो जोड़ रही है किस चीज को, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को। तो अब हम यहां पर इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो फीचर्स कोऑर्डिनेशन के जो मैंने आपको समझाए आपको देख लीजिए, यही सारे फीचर्स हैं। सबसे पहला इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, जो ग्रुप के एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना है, यानी सबको इकट्ठा करना है और फिर उनको एक तरीके से डिवाइड करना है और सबको अपने अपने काम को करना है। ग्रुप के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना है, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, जो हमारे एफर्ट्स हैं उनमें यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब पांचों हमारे पास फंक्शन है या हम जो भी काम कर रहे हैं, जो उसमें टीम में लोग लगे हुए हैं, उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, उनके बीच में कोई जैसे ना कोई शक ना हो। भाई जो काम हम कर रहे हैं वी आर वेरी क्लियर कि किसको क्या काम करना है और कैसे कैसे करना है और किसके काम के बाद कौन दूसरा काम करेगा, ये आपको देखना होगा। अदरवाइज हम अपनी परफॉर्मेंस में पीछे हो जाएंगे। और हम जिस चीज की हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमें मिनिमम रिसोर्स इस्तेमाल करते हुए जो रिसोर्स हैं उनका मिनिमम यूज है, ठीक है, मिनिमम रिसोर्स का यूज मैक्सिमम करना है, रिसोर्स मिनिमम रिसोर्स नहीं, जो रिसोर्स है उनका मैक्सिमम यूज करना है, यानी कम रिसोर्सेज का यूज मैक्सिमम करने के लिए हमें अपने जो एफर्ट्स हैं उनमें यूनिट लानी पड़ेगी, उनको इकट्ठा करना होगा और ये लगातार। अब ये कोऑर्डिनेशन क्या कोई काम कर लिया खत्म हो गया, किसी जगह समाप्त हो गया, नहीं, ये तो जब तक रहेगा, जब तक बिजनेस रहेगा, जब तक इंडस्ट्री रहेगी तब तक वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। वो जब कोई काम करेगा तो हर एक के बाद फिर दोबारा फिर वो टीम, फिर एक सिस्टम बनेगा, फिर उसका एक काम डिवाइड होगा और फिर सबको अपना अपना काम करना है, सबको अपने काम में लग जाना है। तो वो क्या होता है, इंश्योर देता है कि हमारे सक्सेस के लिए। इसके बाद है परवेसिव, यानी हर जगह है, यानी कि मैंने आपसे कहा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हर जगह है। अब परवेसिव मैनेजमेंट के सब फंक्शनों में भी है, मैनेजमेंट के सब लोगों में भी है, टीम में है पूरे में, और हम ऐसे भी कह सकते हैं परवेसिव यानी कि दुनिया में हर जगह
कोऑर्डिनेशन का यूज है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई कंट्री भी सक्सेस नहीं कर सकती। देखिए छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि काम जो है हमारे पास रिपीट होते रहे, ठीक है ना, जबरदस्ती हम एक ही काम को कई बार करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये केवल एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी टीम की जिम्मेदारी है। सभी मैनेजर्स, ये जो पूरे मैनेजर्स हैं, चाहे हम टॉप लेवल की बात करें, चाहे हम मिडिल लेवल की बात करें, चाहे हम बॉटम लेवल की बात करें, कोई सा भी लेवल क्यों ना हो, उन सभी को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। भाई जो टॉप मैनेजमेंट ने जो काम किया है, कोई टीम एक वर्क बनाकर डिजाइन किया है, उसको कोऑर्डिनेट, उसके वर्क को कोऑर्डिनेट करेंगे जब ही वो जो हमारा लोअर मैनेजमेंट है उस काम को करा पाएगा। फिर लोअर मैनेजमेंट उस वर्क में इंटीग्रेट करेंगे जिससे कि वो वर्कर्स है उस जो अपना वर्क है उसको सीक्वेंस में करा सके, जिसमें कहीं कोई गड़बड़ ना हो, काम प्रॉपर चलता रहे। और ये डेलिब्रेट फंक्शन, ये नहीं है कि आपको उसको डेलिब्रेट नहीं करना, आपके अंदर है वो क्वालिटी, नहीं, वो क्वालिटी आपको बाहर निकालनी है, आपको डेलिब्रेट करनी है। जब तक वो डेलिब्रेट नहीं होगा फंक्शन, जब तक वो सब लोगों को क्लियर नहीं होगा, हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे। और ये जो कोऑर्डिनेशन है, जब लोगों में, मैनेजर्स के अंदर ये कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है, तो उस जो मैनेजर्स हैं, जो टीम है, जो एम्प्लॉइज हैं, उनका जो मोरल है वो हाई हो जाता है, क्योंकि वो अपने टारगेट को हमेशा अचीव करते रहते हैं और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन अर्न करता है तो सभी को बेनिफिट होता है। तो यहाँ मेरा जो पर्पस था आज समझाने का, वो तुम्हें कोऑर्डिनेशन को समझाना था कि कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम में भी ये आता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की केस स्टडी का डिस्कशन करेंगे। केस स्टडी, क्योंकि बिजनेस स्टडीज को आप कितना भी पढ़ लीजिए, इसे अंडरस्टैंड करना होगा, केस स्टडी को समझना होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी, किस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या केस स्टडी बन सकती हैं और उन केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे बड़ी लड़ाई आज है, लोग बिजनेस स्टडीज है, सिंपल सा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि केस स्टडी सर सॉल्व ही नहीं होती। तो एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से केस स्टडी को सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल ट्रेडिशन से बाहर। ऐसा कोई तरीका नहीं बताऊंगा जो जनरल पढ़ते हैं लोग, मैं वो तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल डिफरेंट, यानी कि अरे ऐसा कैसे, बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको केस स्टडी सॉल्व करना सिखाऊंगा। आप आपको बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे जरूरी जो चीज है वो है बेल आइकॉन को आप प्रेस करें, जिससे कि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो लगातार देखते रहें। थैंक यू।